अब हम अपना लेक्चर शुरू करने लगे हैं। देखिए, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये रिएक्शंस भी होते हैं और आगे आप लिखें देख रहे हैं प्रोसेसेस भी होते हैं, लेकिन रिएक्शन और प्रोसेस में थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, तो इस फर्क को भी इंशाल्लाह हम देखेंगे और फिर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्या डिफरेंसेस हैं इसको भी देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले जो आप ऐसे कुछ सवालात हैं, एक वाइल्ड फायर है, ये आप देख सकते हैं एक जंगल में आग लगी हुई है। ठीक है, वाइल्ड फायर गिव्स आउट अ लॉट ऑफ एनर्जी टू सराउंडिंग्स। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द अगर खुदा न खास्ता जैसे आग लगती है जंगल में, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है निकलती है, धुआं वहाँ से रिलीज होता है, एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो है वो दूर तक जाती है, और वो जो है ना बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है। ठीक है, इसके अलावा इन कंट्रास्ट उसके इसके साथ साथ एक दूसरी तरफ हम देखते हैं, अ मेल्टिंग ग्लेशियर टेक्स इन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। यानी कि जो मेल्टिंग ग्लेशियर है, तो ये ग्लेशियर यानी कि पहाड़, बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं उनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं, ग्लेशियर। ठीक है ना, तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो कहाँ से उनको वो एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से वो पिघलते हैं, यानी कि मेल्ट होते हैं। ठीक है, एक सवाल ये है। और अगर कोई किसी वाइल्ड फायर में आग लग जाए, सॉरी वाइल्ड में यानी कि जंगल में कोई आग लग जाती है दरख्तों में, और वो सारे दरख्तों को या सारे जंगल को अपनी लपेट में ले लेती है, तो वो एनर्जी फिर कहाँ जाती है या वहाँ से क्या रिलीज होता है, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद व्हाट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डज अ वाइल्ड फायर गिव आउट व्हेन इट्स बर्निंग। किस तरह की एनर्जी रिलीज होती है उस वाइल्ड फायर से अगर कोई कहीं कहीं जगह पे जो है वो आग लगी हुई हो या बर्निंग हो रही हो। बर्निंग का मतलब होता है जलना, आग लग जाए कहीं पर तो हम उसको बोलते हैं बर्निंग, क्योंकि बर्निंग जो है वहाँ पर जलने के मतलब में इस्तेमाल होता है जहाँ पर आग लग जाती है। सो बर्निंग का मतलब समझ में आ गया। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज अ ग्लेशियर टेक व्हेन इट्स मेल्टिंग। और ग्लेशियर अगर पिघल रहा है तो उसको एनर्जी, कौन सी एनर्जी मिल रही है और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है। इस तरह के कुछ सवालात हैं जो कि आपको बहुत प्रैक्टिकली आपको सामना करना पड़ता है ऐसी चीज़ों का। तो आप इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और अब देखें इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और फिर इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखें, दो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं और आगे उनकी मिसालें भी दी हुई हैं। रिएक्शन में बर्निंग आ रहा है और प्रोसेस में फ्रीजिंग आ रहा है। इसी तरीके से आगे देखें, इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एंडोथर्मिक के साथ आ रही हैं, यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें एक्सोथर्मिक के साथ आ रही हैं। उनकी प्रोसेस, इनकी एग्जांपल्स जो हैं, एक की डिकम्पोजिशन है और एक की मेल्टिंग है। इंशाल्लाह ताला इसको, ये डिटेल टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह हम पूरे चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम बिलखुसूस जो बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। इन तमाम टॉपिक्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और जिसमें जो है वो एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, अदर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नेक्स्ट आर्टिकल में हम इसको बात करेंगे। तीसरे नंबर पे ये है कि 6.3 एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और उसके बाद 6.4 है हमारे पास अदर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। Okay, class. So sorry for disturbance. Exothermic reactions. At the end of this session, इस सेशन में हम इंशाल्लाह ताला इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, व्हाट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के ऊपर बात करने जाएंगे। किस किस बच्चे को आवाज़ आ रही है बेटा, हैंड रेस करके बताएं। शाबाश, और समझ में आ रहा है, हैंड रेस करके बताइए तमाम स्टूडेंट्स बेटा, शाबाश। और बाकी स्टूडेंट्स, 2-3 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं हैंड रेस के। बाकी स्टूडेंट बेटा, आप लोग अक्सर बच्चे हैं जो कि कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। अबीर, अजीज़, बासित, रिजवान, बिलाल, रिजवान, बेटा आप लोग ज़रा एक्टिवली। ओके,
अभी रजीज हो सकता है कोई इशू हो इंटरनेट की तरफ से, उसको रिफ्रेश कर लें, रिज्वाइन कर लें क्लास को, कभी ऐसा इशू आया करे सो रिज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। ये फरमान राशिद ने अब इस वक्त ज्वाइन किया है क्लास। बेटा वक्त पर ज्वाइन करें, हमने काफ़ी देर से अपनी क्लास शुरू की हुई है, मैं सारी उसकी इब्तिदा कर चुका हूँ। सो ठीक है, आप ज़रा तवज्जो से सुने, बाकी इंशाल्लाह ताला ये रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, उसमें आप फिर देख लीजिएगा, ठीक है। इस्माइल देर से ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा चलें, व्हाट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। और व्हाट हैपन्स व्हेन चारकोल बर्न्स, और डज इट बिकम अ डिफरेंट सब्सटेंस आफ्टर बर्न। देखें कुछ सवालात हैं कि चारकोल एक हम कोयले को कहते हैं, ठीक है ना। चारकोल अगर बर्न होता है तो क्या बनता है, तो चारकोल ये एक रिएक्शन है जिसके दौरान हीट जो है रिलीज हो रही है। आप देखें अगर आप चारकोल को जलाते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर वो बर्न होने के बाद उसमें से हीट रिलीज होगी, ठीक है। और व्हाट, तो अब हम बात करते हैं कि चारकोल इज मेड अप ऑफ मोस्टली कार्बन। चारकोल जो है कार्बन से बनता है, ठीक है। और यानी कि कोयला जो है मोस्टली कार्बन से बनता है, और कार्बन उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका मेन एलिमेंट है। व्हेन चारकोल बर्न्स इन एयर कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जब कार्बन चारकोल को जलाते हैं आप एयर की मौजूदगी में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। और और दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड इक्वेशन। और इसको वर्ड इक्वेशन से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि कार्बन जो कि चारकोल है कि एक चारकोल में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कार्बन, कार्बन को जमा करते हैं हम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। यानी कि उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो इसकी अगर इक्वेशन वर्ड इक्वेशन की सूरत के अलावा अगर आप सिंबॉलिकली लिखना चाहते हैं तो ये कार्बन है, सी फॉर कार्बन है, और ऑक्सीजन जो होता है वो O2 होता है, O2 होता है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जब मिलते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट बनता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यहाँ पर लिखें। डाइऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन, और कार्बन मतलब सी फॉर कार्बन, ठीक है। सो यहाँ तक हमने पढ़ा, तो ये एक हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक एग्जांपल मौजूद है। इसी तरीके से व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो यहाँ से इसकी डेफिनेशन इसको नोट कर लें आप लोग। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस सब्सटेंस in which substances called reactants are changed to new substances known as products। देखें जो रिएक्शन से पहले जो चीज़ हमारे पास मौजूद होती है दैट इज़ नोन एज रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन के बाद यानी कि उस चेंज के बाद जो चीज़ हमें मौजूद होती है, हमारे पास हासिल होती है, हमें वो कहलाती है प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये स्लाइड देखें और इस स्लाइड में आप बताइए कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो रिएक्शन से पहले एरो जो है ना, एरो एरो से पहले जो चीज़ें हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। तो अब्दुल समी अनम्यूट करें। इस्माइल, इस्माइल बेटा आप ज़रा क्लास की तरफ मुतवज्जो हो, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, ये बताएं कि इसमें रिएक्टेंट्स क्या हैं, इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स क्या हैं? सर C+O2 प्लस जो है ना, प्लस सर। वो तो जी सर। एंड के लिए इस्तेमाल होता है, और तो उसको बोले नहीं, मतलब रिएक्टेंट का नाम लें। जैसे सी बोला, सी क्या जी है? सी सर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है। है, कार्बन है, सिर्फ कार्बन है, ठीक है। और ओ है, ओ का कार्बन मतलब ऑक्सीजन है, समझ में आ गई। ऑक्सीजन। तो कार्बन और जी ऑक्सीजन सर। क्या है, ये दोनों क्या है, इसमें रिएक्टेंट्स हैं, समझ में आ रही है बात, जी ठीक है। सर। अच्छा, और अब मैं जी मोहम्मद दानियाल से पूछता हूँ, मोहम्मद दानियाल अनम्यूट करें। मोहम्मद दानियाल बेटा जल्द अज जल्द अनम्यूट कर लिया करें, फौरन जिसको कहा जाए वो फौरन अनम्यूट करें जी। अब बताइए इसमें प्रोडक्ट्स क्या हैं, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। एक बताएं, एक है प्रोडक्ट, तो एक ही बन रहा है। उज़ैर रिजवान आप मुझसे ये सवाल बाद में कीजिएगा, अभी मैं तवज्जो से लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, शाबाश। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखें, कार्बन डाइऑक्साइड इज द ओनली प्रोडक्ट हेयर, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट है। जी। और कार्बन एंड ऑक्सीजन जो अलग अलग थे वो रिएक्टेंट है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, यानी कि एरो, एरो से पहले जो चीज़ें हैं वो रिएक्टेंट्स हैं सारी की सारी। वहाँ पर दो चीज़ें हैं, जितने प्लस का साइन होता है ना, प्लस का साइन, तो वो प्लस का साइन शो करता है एंड को, ठीक है ना, एंड मतलब और, तो कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये दो रिएक्टेंट्स हैं। और प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक है, PRO
DUCT मैंने यहाँ पर लिख भी दिया ताकि आप लोगों को ईजी रहे और याद करने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, बाजू का रिएक्शंस में 2 प्रोडक्ट्स भी होती हैं, 3 प्रोडक्ट्स भी होती हैं, तो ये यहाँ पर आप S लगा सकते हैं, इट्स ऑप्शनल, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो उनसे रिएक्शन होने से पहले जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं, और रिएक्शन होने के बाद वो प्रोडक्ट हैं। व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द रिएक्शन, ये मैंने आप लोगों से ये सवाल कर लिया, पूछ लिया। फिर उसके बाद है व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या, बेसिकली उसकी डेफिनेशन है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, नोट कर लें, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, रोशनी और हरारत, 2 अलग अलग एनर्जी की टाइप्स हैं, यानी कि तवानाई की अकसाम है, ठीक है। इन दोनों अकसाम में आपकी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इज गिवन आउट, ठीक है। सो एंड सम साउंड इज आल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन ही हुआ हमारे पास कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाई उसने, और साथ ही इन द फॉर्म ऑफ हीट एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हुई, और लाइट और सम साउंड भी उसमें से रिलीज होता है जब आप कोयले पकाते हैं या उनको गर्म करते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें से आवाज़ भी कुछ महसूस होती है, अगर आप सुने तो एक आवाज़ भी, जलने की जो आवाज़ होती है वो आ रही होती है उसमें से, जब वो रेड लाल हो जाते हैं और जलते होते हैं उसमें से एक आवाज़ आ रही होती है ख़ास, ठीक है। तो ये है एक। इसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ से आता है उसकी डेफिनेशन है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एनर्जी किसी भी रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है और वो एनवायरनमेंट में या हमारे सराउंडिंग में आ रही है या एंटर हो रही है, तो हम उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आई होप कि आपके बात समझ में आ गई। 10 बर्निंग ऑल्सो कॉल्ड कंबस्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बर्निंग जो है कि यानी किसी भी चीज़ का जलना, चाहे वो आपके घर में चूल्हे की आग की सूरत में हो, या मोमबत्ती जो कैंडल है उसकी रोशनी की, या उसको जलने की सूरत में हो, या किसी जगह आग लग जाती है, लाइक जैसे वाइल्ड फायर की अगर हमने मिसाल दी थी, तो ऐसी सूरत में भी वो एनर्जी, वो जो है वो बर्निंग है। तो बर्निंग किसी भी सेंस में हो सकती है, तो बर्निंग के नतीजे में जो है हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सो अब ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान एनर्जी रिलीज हो वो कंबस्टन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। यहाँ तक ये बात को नोट कर लें। और कंबस्टन रिएक्शन या फिर बर्निंग रिएक्शन जो है ना, वो उसकी मिसाल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये होता है। लेट अस लुक what happens to carbon atom and oxygen atom, oxygen molecules when carbon burns। देखें ऑक्सीजन 2 हैं तो इसलिए वो ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, क्योंकि इसमें 2 एटम्स आ रहे हैं ऑक्सीजन के, और कार्बन का 1 एटम है, तो इसलिए इसको कार्बन एटम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऑक्सीजन एटम नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिले हुए हैं, तो इसको हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। या फिर यूँ कह सकते हैं 2 ऑक्सीजन एटम्स। सो कार्बन 1, ऑक्सीजन के 2 एटम्स या फिर 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, दोनों आपस में मिलते हैं। तो होता यह है कि ये ऑक्सीजन यहाँ से ब्रेक हुआ और उसके बीच में कार्बन आके अटैच हो गया, तो बीच में कार्बन आ गया और एक राइट साइड पे एक ऑक्सीजन आ गया, और कार्बन के लेफ्ट साइड पे एक और ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। डाई का मतलब होता है 2, यहाँ पर लिखा हुआ ना डाई, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 कहते हैं डाई को, कार्बन 1 कार्बन और 2 ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन जब मिलता है ना किसी चीज के साथ तो वो ऑक्साइड बन जाता है, तो इसका नाम है ये, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये होता है, उसमें 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। सिंपल, समझ में आ रही है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन जाएगा ये, क्योंकि अब ये एटम नहीं रहा। तो अब क्या कह रहे हैं कि energy is absorbed during the reaction to break the bond of each oxygen molecule to form 2 atoms। एक एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की तरफ से, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन का एटम जो है वो ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूटता है रिएक्टेंट की पोजीशन पर, तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और वो टूट जाता है, ठीक है। अब जब बॉन्ड बनता है दोबारा, बॉन्ड का मतलब होता है मिलना, ठीक है। जब दोबारा उनके दरमियान बॉन्ड होता है या बॉन्डिंग बनती है, यहाँ पर देखें बॉन्ड्स का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन
ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम्स। तो ऑक्सीजन और कार्बन एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है, ठीक है। तो जिसके नतीजे में हमारी एक बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है हमारे सराउंडिंग में ऐड होती है और हम ये कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है। अब वो एनर्जी हीट की सूरत में भी हो सकती है, वो एनर्जी जो है वो लाइट की सूरत में भी हो सकती है, और वो एनर्जी साउंड की सूरत में भी हो सकती है। मैं यहाँ पर इन चीज़ों को लिख रहा हूँ। एनर्जी जो है हीट की सूरत में भी हो सकती है, ठीक है, और हीट लाइट की सूरत में भी हो सकती है, और साउंड की सूरत में भी हो सकती है। तो ये तीन मेन और यूँ कह लें कि कॉमन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान रिलीज होती है। और ज़्यादातर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ नोन एज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। कुछ कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें लाइट एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है, और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें साउंड एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है, लेकिन ज़्यादातर हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो इस यही मेन डेफिनेशन है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान, किसी भी चेंज के दौरान हीट का रिलीज होना वो क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जिस बच्चे को ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब, उसकी डेफिनेशन और इसकी जो मिसालें जो मैंने बताई हैं तो वो समझ में आई हैं, तो प्लीज़ हैंड रेस करके मुझे अभी बताएं, और अगर कोई सवाल है तो मुझे उस सूरत में भी बताएं, ठीक है। किसी भी तरह का कोई मिसाल और अगर आपके जहन में क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछें। मैं तमाम बच्चों की बात कर रहा हूँ इस वक्त जो क्लास में मौजूद हैं। एवरी स्टूडेंट शुड tell me if you are understood with this concept that we have learned about exothermic reaction or not. If you don't get the point, so please tell me directly, unmute your mic and tell me directly. And if you're clear, so please raise your hands only, ठीक है। so सर जी बोलिए। सर आपने वर्कबुक की फाइल साइन नहीं की थी। बेटा मैंने आपसे कहा मैं इसको डिस्कस करूंगा। अभी लेक्चर के दौरान सिर्फ इसकी तरफ तवज्जो रखा करें। काम रिटर्न वर्क है, इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में बताएं, मुझे सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड डाई जवाब का दें। मतलब क्या है? डाई मतलब दो, ठीक है। मोनो का मतलब होता है वन, MONO, मोनो। मोनो कहते हैं वन को, ठीक है, वन को कहते हैं। और डाई का मतलब होता है दो, DI। डाई कहीं पे भी लिखा होगा ना तो उसको कहेंगे टू नंबर को डाई कहते हैं। अबीर अजीज, अनस, फुरकान, बिलाल, ये क्या आप लोग सब बच्चे कहाँ हैं बेटा? इस्माइल, दानियाल, उसामा, कामरान, कोई आप लोगों की तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं है या किसी किस्म की कोई क्वेश्चन और आंसर नहीं है? आप लोग सुन भी रहे हैं लेक्चर को या नहीं? देखिए ऐसे बच्चे ऐसे क्लास में आने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि आप जो है आके बस विदाउट पार्टिसिपेशन जो है वो आप क्लास में एंटर हैं। इससे कुछ भी मतलब लिया जा सकता है। आपने उसको साइन इन किया और आप घूम फिर रहे हैं, कोई आप रिस्पांस नहीं आ रहा आपका, तो इस तरह जो है आपको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। तो मुझे तमाम बच्चों की तरफ से रिस्पांस चाहिए, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। ओके, सो यहाँ तक अभी हमने बात की ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन bonds between atoms are broken and formed so that atoms can rearrange or recombine to form new substances। वही होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, एटम जो है ना, कुछ एटम्स के दरमियान बॉन्ड टूटता है और फिर वो आपस में दोबारा मिलकर अरेंजमेंट अपनी बदल के या थोड़ा सा अपने आप की यानी कि अपनी तरतीब चेंज करके अरेंजमेंट को तब्दील करके वो रिकम्बाइन हो जाते हैं ताकि वो नया सब्सटेंस बना सके। जैसा कि हमने देखा कार्बन अलग था, ऑक्सीजन दो मिले हुए थे, फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन टूटे और कार्बन उनके बीच में जुड़ा और दो ऑक्सीजन दोबारा उसके साइड्स पे जुड़ गए। तो ये क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो गया, रिकम्बाइन हो गया। समझ में आ गई? तो रीअरेंज कह लें या रिकम्बाइन कह लें इसको। तो इस तरह का जो है केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें देखने में मिलता है। और फिर कह रहे हैं कि एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड व्हेन ब्रेकिंग बॉन्ड्स व्हाइल एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। मिसाल के तौर पे अगर ये ऑक्सीजन का एटम है, अगर ये ऑक्सीजन का एक और एटम है, ठीक है, अगर ये दोनों दरमियान से जुड़े हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बोलेंगे कि इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ दूसरे कलर से, अगर ये बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, और टूटने के बाद ये एक ऑक्सीजन का एटम अलग हो जाता है और दूसरा ऑक्सीजन का एटम अलग हो जाता है, ठीक है, दो अलग अलग एटम्स हो गए। तो ऐसी सूरत में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो क्यों होगा, वो सिर्फ इस वजह से होगा कि एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है। सही है, मैं यहाँ पर इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, मसलन यहाँ पे कोई एनर्जी आई,
कोई एनर्जी मतलब लाइट या हीट एनर्जी ठीक है, वो आकर एब्जॉर्ब हुई, वो आकर इन ऑक्सीजन के एटम्स में एब्जॉर्ब हुई, ई लिख रहा हूँ यहाँ पे एनर्जी, ठीक है, या हीट भी लिख सकते हैं आप इसमें, एच हीट आई, और वो हीट एब्जॉर्ब हुई, और एब्जॉर्ब होने के बाद यानी कि जज्ब होने के बाद ऑक्सीजन के एटम्स को ब्रेक कर दिया, मतलब एक ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है, और एक ऑक्सीजन जो है वो अलग हो गया, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब होगी तो बॉन्ड टूट जाता है, मेरी बात समझ में आ रही है? बॉन्ड यानी कि जो जुड़े हुए होते हैं आपस में, वो आटम आपस में एटम्स आपस में एक दूसरे से टूट जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। सिंपल मैं एक और मिसाल दे देता हूँ आपको। जैसे सपोज करें हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे H2। क्या कहेंगे बेटा? H2। ये सिंगल लाइन जो मैंने बनाई है ये बॉन्ड की बनाई है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर हीट एनर्जी आई, उसने यहाँ पर अटैक किया, मतलब यहाँ पर आके एब्जॉर्ब हुई वो, तो जैसे ही हीट एनर्जी आकर एब्जॉर्ब हुई तो हाइड्रोजन जो है वो टूट गया, एक हाइड्रोजन अलग हो गया और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो अलग हो गया, H और H अलग अलग हो गए। यहाँ पर भी हम प्लस बना दें और यहाँ पर एरो बना दें, तो दो ऑक्सीजन थे, पहले वो जुड़े हुए थे, हीट एनर्जी आई, उन्होंने उस एब्जॉर्ब किया हीट एनर्जी को उस दो एटम्स ने यानी कि मॉलिक्यूल ने, और वो ब्रेक हो गए। तो इसी तरह हाइड्रोजन की मिसाल में भी समझ में आ गया। तो ये इस तरह की मिसाल है कि अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो बॉन्ड टूट जाता है। इसके बरक्स, इसके बिल्कुल अपोजिट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, ठीक है, इसका अपोजिट ये होगा कि अगर कोई बॉन्ड बनता है यानी कि कोई एटम्स आपस में जुड़ते हैं, मिसाल के तौर पे एक कार्बन था, एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और यहाँ पर एक और वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, जो हमने पीछे पीछे वाले केस में यानी कि पिछले एग्जाम्पल में हमने समझा था। ये कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरह का बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड मैंने बनाया ना, हाइड्रोजन में सिंगल लाइन बनाई, यहाँ पे मैंने डबल लाइन बनाई है, तो वो डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड और ये क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड, ये सब इंशाल्लाह ताला आप लोग पढ़ लेंगे बाद में। लेकिन अभी फिलहाल ये देखें कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हैं ना, तो जब वो आपस में जुड़े हैं कार्बन और ऑक्सीजन, तो ऐसी सूरत में ये एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, ठीक है। तो जब बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बजाय क्या होगी, रिलीज होगी बेटा, ठीक है। ये देखें एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है, मैंने एरो बनाया तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी रिलीज होने का मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना। एनर्जी का रिलीज होना, एनर्जी का रिलीज होना क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एनर्जी का एब्जॉर्ब होना क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी एंडोथर्मिक की भी हम बात पर्टिकुलरली नहीं कर रहे क्योंकि वो उसका ताल्लुक सराउंडिंग से भी है, उसके रिएक्शन के अंदर की बात नहीं है, सिर्फ सराउंडिंग से भी उसका ताल्लुक है, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ तक पहले क्लियर करें कि जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी, बेटा ये आपकी तरफ से शोर आ रहा है, म्यूट कर लें अपने आप को, बाकी स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब होंगे। और आप लोगों की, इससे ये लगता है कि आप लोगों की तवज्जो जो है मुकम्मल तौर पे लेक्चर की तरफ नहीं होती है, आपस में घर में और आप आपस में बातें भी कर रहे होते हैं, तो बेटा ये नामुनासिब बात है। When energy is absorbed for breaking bonds is less than the energy released when bonds are formed, the reaction is said to be exothermic। ये कंप्लीट यानी कि एक पॉइंट है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने पिछली वाली मिसाल ली थी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा यहाँ पर बन रहा है, ये लुक इस एग्जांपल को देखें, तो कार्बन डाइऑक्साइड से जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है जो ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ने में इस्तेमाल हो रही थी, यानी कि जज्ब हो रही थी। तो इसलिए हम ये कहेंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एनर्जी जो है रिलीज ज़्यादा हो रही है। और उसके बाद कह रहे हैं ड्यूरिंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग, तो एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में चली जाती है। तो बिल्कुल ये रिएक्शन है, और यहाँ तक ये बात ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ। किसी बच्चे को कोई सवाल है तो वो फटाफट पूछ लें, क्योंकि